वैसे अब वो डबल के साथ रहेगी या उसे छोड़कर चली जाएगी? शाह को जब से पता चला था कि रूह सब कुछ जान चुकी है, वो परेशान था। न जाने रूह क्या फैसला करे। अब वो हीजर से पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि डेविल उसे फैसले का हक देगा? हीजर उसकी तरफ देखकर पूछने लगा, किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है शार्प। डेविल उसे कहीं नहीं जाने देगा, उसे अपने साथ ही रखेगा। बस दुआ करो कि रूह इस हकीकत को कबूल कर ले, क्योंकि रहना तो अब उसे डेविल के साथ ही है। तुम मसूमा को इस बारे में कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर निकले। हीजर ने कहा तो शाह को एक बार फिर से गुस्सा आ गया। और वो हर बात में मुसुमा को शामिल क्यों करता था? देखो इजर, मुसुमा किसी की कोई मोहब्बड़ी नहीं है जो खबर बाहर लेकर जाएगी। शाह ने गुस्से से कहा, लेकिन इस वक्त उसका लड़ने का कोई मूड ना था। मैं ऐसा नहीं कह रहा शाह, लेकिन मैंने खुद से इंस्पेक्टर से बात करते हुए सुना है, वो इसे हमारी खबरें देती है। तुम तो गारंटी लो ले लो, वो भी विक्रम के बारे में भी सब जानता था, और ऐसे सब कुछ बताने वाली मुसम्मा ही थी। तुम यकीन करो या ना करो, मैंने डब्लू के बारे में बताया था, लेकिन उसने कहा कि हमें ये सारी बातें पहले तुम्हें बतानी चाहिए ताकि तुम्हें बाद में बुरा ना लगे। वरना तुम जानते हो कि डब्लू के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। उसका गाना थपथपा कर बैठ जाने लगा। मैं साबित करूंगा हिजर कि मुसम्मा इस सब में मुलविस नहीं है, फिर तुम्हें सबके सामने उससे माफी मांगनी होगी। वो गुस्से से बोला, अफसोस तुम्हें हम पर यकीन नहीं है शार्प। मोहब्बत आंधी होती है। वो नफी में सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। उसकी अचानक आंख खुल गई। फिर से वही मंजर आंखों के सामने था जो उसने अपनी अपनी आंखों के पार देखा था। जमीन पर तड़पता हुआ आदमी, उससे करीब खड़ा हुआ जालिम दरिंदा जो पल में उसकी जिंदगी छीन गया था, वो एक बार फिर नाडाल सी होकर बिस्तर पर गिर गई। मैं नहीं कर सकती ऐसे लोगों के बीच, मैं नहीं रह सकती ऐसे लोगों के बीच। ये सब लोग कातिल है। मुझे मेरे घर वापस जाना है, मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। क्या कोई भी ऐसा है जो मेरी मदद कर सके? शाम से अभी मैं रब्ता नहीं कर सकती, बस वही मेरी मदद कर सकता है। काश मैं पहले उसकी बातों पर यकीन कर लेती। मैं शाम से रब्ता कैसे करूं? वो बेबसी सा सोचने लगी। फिर दिमाग में एक ख्याल आया, कल रात जाम ने उससे कहा था कि फातिमा बीबी से उसकी बात करवाएगा। अगर वो फातिमा बीबी से बात करेगा, सैम का नंबर उन्हें देकर सारी बात सैम तक पहुंचा देगी, तो हाँ ये हो सकता है। मगर उसके लिए जाम से बात करनी होगी। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू के जाम का धोखा एक बार फिर से याद आने लगा। वो शख्स उसके सामने क्या था और उसके पीछे क्या? वह यही सोचते हुए उठकर बाहर आई। जहां जान कुछ लोगों के साथ खड़ा था। न जाने ये अनजान लोग कौन थे। वो सोचते हुए उनकी तरफ आई। ओ बेबी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? उसके करीब आकर पूछने लगा। रूह जवाब में कुछ ना बोली। जान भी उसकी इस नजरअंदाजी को नजरअंदाज कर गया। आओ तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। उसने इन लोगों की तरफ इशारा किया जहाँ एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल होगी, शक्ल से तो अंग्रेज लग रही थी, जबकि साथ 30 साल की लड़की थी जिसने अबाया पहन रखा था। उनके पीछे दो आदमी खड़े थे जो यकीन जान के हम उम्र होंगे। ये मेरी है, ये मेरी है। उसने औरत की तरफ इशारा किया कि आज से खाना ये बनाएगी और ये शफा करके काम काज करेगी। ये आसफ है, वॉचमैन और रफीक घर से बैठकर कोई काम हो तो ये करेगा। आज से तुम अपनी सेहत पर ध्यान दोगे, बहुत बीमार रहने लगी हो। आज से मैं और तुम बस एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वो मुस्कुराकर उसका हाथ अपने लबू तक लेकर गया। इन लोगों के होते हुए इस घर में आने की हिम्मत नहीं करेगा। दिन में ये सब तुम्हारे साथ होंगे और रात में मैं अब तुम्हारी जान पर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। आप सबको मैंने आपकी काम समझा दी है। उसके अलावा सबसे जरूरी बात, मेरी बीवी का ख्याल रखना। इस काम में मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वो इन सबको जाने का बोलकर रूह की तरफ पलटा। तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन देता हूँ। वो बिल्कुल नॉर्मल ही बात कर रहा था। रूह भी अपने आप को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे फातिमा बीबी से बात करनी है, रूह ने हिम्मत बांध कर कहा। जाम ने एक भरपूर नजर उसकी तरफ देखा। रूह प्लीज प्लानिंग मत करो यार, मैंने कहा ना कि सब कुछ भूल जाओ। तुम यहाँ से निकल नहीं सकती और ना ही किसी से बात कर सकती हो। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मैं तुम्हारी फातिमा बीबी से बात करवा दूंगा। और अपने पर ना जेब पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे गेम्स बहुत खेल चुका हूं मैं। चलो नाश्ता करो। वो उसकी प्लानिंग पर पानी फेरता हुआ उसने साथ लेकर जाने लगा, जबकि रूह को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग तक इतनी आसानी से कैसे पहुंचा। ये लोग जो यान ने उसके लिए काम पर रखे थे, वो काम कम और उसकी जासूसी ज्यादा कर रहे थे। मैरी ने खाना लाकर उसके सामने रखा, जिसे उसने खाने से इनकार कर दिया। सुबह तो जाम के डर से उसने नाश्ता किया था और जाम के अलावा उस पर कोई अपनी नहीं चला सकता था, इसलिए उसने साफ साफ खाने से मना कर दिया। इन लोगों के साथ उसका रवैया भी ऐसा ही था कि बात के बाद वो दूसरी बात नहीं करते। मैम प्लीज खाना खा लीजिए, वरना हमें सर को कॉल करके बताना होगा। शिफा जो कब से उसके नहरे बर्दाश्त कर रही थी, उसके पास आकर बोली, जिसको मर्जी बताओ, मैं तुम्हारे सर से डरती नहीं हूँ। वो पता नहीं क्यों इतनी ऊंची आवाज में बोली थी। शायद उस पर जाहिर करना चाहती थी कि वो जाम से नहीं डरती, या शायद
वो अपना डर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी यही चाहता हूँ बेबी कि तुम मुझसे बिल्कुल भी ना डरो। वो कब से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और रूह को पता भी ना चला, जबकि उसकी आवाज सुनकर उनका दिल इतनी जोर से धड़का था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। उसने पलट कर देखने की गलती ना की। मुझे लगा ही था कि तुम इन लोगों की बात मांगा खाना कभी नहीं खाओगी, इसलिए मैं स्पेशली तुम्हारे लिए कर वापस आया हूँ। चलो खाना खा लो। उसका कपकपाता हुआ हाथ पकड़ कर श्याम भी एहतियात मुस्कुराया। फिर ना चाहते हुए रूह बिना कुछ बोले हुए खाना खाने लगी। इस बार जब श्याम ने उसे अपने हाथ से खिलाने की कोशिश की, जिस पर रूह ने बाकायदा राम को अपने हाथ दिखाए थे, लेकिन उस जुबान से ये नहीं कह पाई कि मेरे हाथ टूटे नहीं हैं। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि इस ड्रामे में फिर आगे क्या हुआ। उसकी बर्थडे वाली रात वो जाम को किसी ड्रामे की कहानी सुना रही थी और फिर कहा था कि आगे जब आएगी किस बताऊंगी। जाम को ना तो इस कहानी में इंटरेस्ट था और ना ही इस ड्रामे में, मगर कहानी सुनाते हुए वो इतनी क्यूट क्यूट शक्लें बनाती थी कि जाम को वो कहानी सुनने में बहुत ही मजा आता। रू उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। जाम कब से उसके करीब बैठा उसे किसी ना किसी बाबा बोलने पर मजबूर करा था, मगर नाकाम रहा। बेबी, कब तक चलेगा ये सब कुछ? मैंने कहा ना कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम एक बार भी मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? रूही, इन लोगों में कोई भी मासूम नहीं था। मैंने किसी मासूम की जान नहीं ली, बल्कि कितनी मासूमों को दरिंदगी का निशाना बनाया था इन लोगों ने। मैंने उन्हें दुनिया से हटाकर नेक काम किया है। ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। याम ने देखा जाने कब से उसके पास बैठी रो रही थी। रो रोने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर बहादुर बनकर चलना पड़ता है। कमजोर लोगों की दुनिया में कोई औकात नहीं है। मैं जब यहाँ आया था बहुत ही कमजोर था, इतना कमजोर कि लोगों से बात करते भी खौफ आता था। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत अपने बाप से थी, इसलिए मैंने उसको मार दिया। रू ने बेहताज की तरफ देखा। मतलब साम सच कह रहा था कि वो अपने बाप का कातिल था। जानती हो रू, मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए मेरे बाप के कत्ल का इल्जाम खुद पर ले लिया। मैंने नहीं फंसाया था उसे। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए न जाने जिंदगी कितने साल जेल में काटे। वो मुझे नेक इंसान बनाना चाहती थी, एक अच्छा काबिल इंसान। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। रू, वो कहती है कि जिस दिन मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा वो मुझे मुस्कुराकर गले लगा लेगी। वो भी तुम्हारी तरह है, बहुत ही जिद्दी है। लेकिन तुम्हारी तरह वो भी ये नहीं समझती कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। उसे तो मैंने अपनी जिंदगी से दूर जाने दिया, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो तो मुझे छोड़कर चली गई रू, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरे पास रहना होगा। तुम्हें याद है ना? ना याद है तुम्हें याद है ना याद है ना कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी? तो फिर क्यों अपना वादा तोड़ना चाहती हो रू? तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। भूल जाओ सब कुछ, सब कुछ भूल जाओ। जो भी हुआ, जो भी तुमने देखा, हर एक बात। और अगर नहीं भूल सकती तो समझौता कर लो। वैसे भी तो औरतें कितनी बातों में समझौता करती हैं, तुम भी कर लो। अरे, इंसान अपनी जिंदगी में अपने पैर को भूल जाता है, तुम सिर्फ एक बात नहीं भूल सकती। भूल जाओ रो। ये रोना धोना बंद करो। यहाँ कमजोर लोगों की कोई औकात नहीं है, यहाँ सिर्फ ताकतवर लोगों की चलती है। उसके करीब बैठा उसे समझाने लगा, जबकि रूह मसलसल रो रही थी। फिर जैसे थक खाकर उसको देखते हुए बोली, डर नहीं लगता, तरस नहीं आता, इंसानियत नहीं जाती आपकी जब किसी को इस तरह से बेदर्दी से मारते हैं आप? रूह ने रोते हुए पूछा, आहर आप इंसान ही है ना? इंसानियत नहीं है आप में? रहम, तरस, हमदर्दी, क्या ऐसा कुछ भी है आप में? रूह चिल्ला चिल्ला कर थक चुके थे, जबकि शाम उसके सामने पुरस्कून अंदाज में बैठा उसे सुन रहा था। बस इतना ही, या कुछ और भी बोलना चाहती हो? शाम के कहने पर उसने साथ झटका। फिर बाद में ये मत कहना है कि मैंने तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। उसकी बात को मजाक में डाल रहा था। हम हर रोज डिस्कवरी चैनल देखते हैं जिसमें एक शेर एक बकरी का पीछा कर रहा होता है। उसे देखकर हर इंसान जवाब मारता है कि वो बकरी किसी ना किसी तरह से बच जाए, जबकि वो शेर हर मुमकिन तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसका मकसद बकरी की जान लेना नहीं, बल्कि अपनी भूख मिटाना होता है। मगर वो इंसान नहीं होता ना, इसलिए समझ नहीं सकता, उसके अंदर इंसानियत नहीं जाती और वो बकरी को शिकार करने की कोशिश में लगा रहता है। और शेर की इस कोशिश के साथ हम सब ये दुआ मांग रहे होते हैं कि वो बकरी बचे और वो शेर का शिकार ना हो। फिर बकरी के बचते ही हम लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और टीवी बंद कर देते हैं, और फिर हम भी एक बकरी को ज़िब्हा करके बिरयानी खाते हैं। तब हमारे इंसानियत कहीं नहीं जाती। हमें ना इस बकरी पर रहम आता है और ना ही इससे हमदर्दी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ मामला पेट का है। तुम्हें पता है, डिस्कवरी पर इस बकरी का शिकार होते देखकर भी असल में हमें इस बकरी पर तरस नहीं आता, बल्कि हम उस शेर से नफरत करते हैं, क्योंकि हम इस शेर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ना। इसलिए इसे तरस, हमदर्दी और रहम की तकरीरें करते हैं। याम ने जितलाते हुए कहा, इंसान है ना, इंसानी की बातें तो करेंगे ही। याम के टीम पर नुमाया हुए थे। शेर हो या इंसान, अपनी भूख मिटाते वक्त तरस नहीं खाता। वो मुस्कुराते हुए बोला। रूसा झटक का मुंह मोड़ गई। तो क्या किसी की जान लेकर आप अपनी भूख मिटाते हैं? क्या शाम की बात सच है कि आप दरिंदे हैं? किसी का मुंह देखकर आपको सुकून मिलता है? वो रोते हुए बोली, मुझे अच्छे लोगों से हमदर्दी होती है रू, किसी के साथ बुरा होता हुआ देखकर मेरी इंसानियत जाती है। हाँ,
मेरी इंसानियत जागने का अंदाज थोड़ा अलग है। यकीन करो रूह, मेरे अंदर दिखावे की इंसानियत नहीं है। इस दुनिया से बुराई मिटाकर मेरा दरिंदा सुकून में रहता है। और वो जो सान कहता है ना कि वो अंडरवर्ल्ड को उखाड़ देगा सिर्फ दिखावे के लिए, उसे सिर्फ मैटर चाहिए। अपनी यूनिफॉर्म पर सितारों के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। वो ये सब कुछ प्रमोशन के लिए करता है, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है। मैं इंसानियत के लिए करता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करता रूह। और ये काम मैं छोड़ नहीं सकता, किसी के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं। तुम्हें मुझे इसी तरह से कबूल करना होगा। वो उसे उदास नहीं करना चाहता था, वो तो बस उसकी मुस्कुराहट वापस लाना चाहता था, लेकिन शायद उसकी बातों को समझने के लिए तैयार ही ना थी। उसकी तकरीरों में इशारा कातर था। टू प्लीज, मेरी तरफ से यूं नफरत से नजर ना फेरो, मैं जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू। हाय मेरी तरफ देखो, आई लव यू। जाम ने बहुत ही मोहब्बत से कहा, मगर अब मैं नहीं करती। वो चिल्लाई थी और भागकर अंदर चली गई। लेकिन तुम्हें करनी होगी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी रू, वो पागलों की तरह कहता हुआ शीशे के मेज पर हाथ मारता उसे कई टुकड़ों में तकसीम कर चुका था। रूह को सारी रात एक सेकंड को भी नींद ना आई। एक अजीब सा डर उसे घेरे में हुए था। याम ने कहा था कि अपनी कमजोरी को खत्म करने में वक्त नहीं लगाएगा, और रूह याम की कमजोरी है, यानी वो उसे भी मार सकता है। वो हर थोड़ी देर के बाद उठती और याम को देखती, जो शायद गहरी नींद सो रहा था। उसे इस कमरे में गिन होने लगी थी। वो एक कातिल के साथ उसकी बीवी बनकर कैसे रह सकती है। उसे किसी भी हालत में शाम तक पहुंचना होगा। इसलिए एक बार याम के करीब से उठने की कोशिश की। जब याम ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो तुम रूह? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फौरन से उठकर उसे फिक्रमंदी से देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे जाम के हाथ अपने चेहरे से झटके। जाम ने बेचैनी से उसे अपने हाथ को देखा। रूह को अंदाजा हो गया था कि जाम को उसकी ये हरकत बुरी लगी है। वो मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। उसने उसको गुस्से में देखकर सफाई पेश की। जाम हाँ में गर्दन हिलाता उसके साथ उठा। चलो आप बाहर थोड़ी देर ठंडी हवा लो, बेहतर महसूस करोगे। जाम ने उसे उठाते हुए कहा, नहीं, अब आराम करे, मैं चली जाऊंगी। वो थोड़ी देर जाम से दूर जाने के लिए तो बाहर जा रही थी, अब वहां भी जाम उसके साथ आना चाह रहा था। आराम क्या बार में, इस वक्त मेरी रूह को मेरी जरूरत है। जाम उसका गाल चुमना चाहा जब रूह पीछे हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे रूह की बाल जाम की मुट्ठी में थे। रूह दर्द से करा कर आई थी। मैंने कहा था ना कि ये गलती दोबारा मत करना। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती, कहा था ना कि भूल जा सकता है कुछ, लेकिन कुछ समझती नहीं हो। रूह मेरी जान, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने तरीके से समझाऊं तुम्हें। उसके बाद छोड़कर मोहब्बत से उसका चेहरा पकड़कर बोला, रूह समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम भी मर गई तो मेरा क्या होगा? वो उसकी गर्दन पर हाथ फेरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता सिला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जानवर की गर्दन काटने से पहले उसे सिलाया जाता है। मुझे सोना है, वह बामुश्किल बोल पाई, क्योंकि शर्म का हाथ अब भी उसकी गर्दन पर था। जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे बीमार नहीं दे सकता। उसे छोड़कर दोबारा बेड पर आ लेटा। अब रूह में इतनी हिम्मत आती कि बैठ जाती। यार, वो दूसरी तरफ करवट लिए हुए था जब रूह ने उसे पुकारा। हाँ बेबी बोलो। उसकी तरफ करवट लेकर बोला, सोनू मर गया क्या? वो मनमनाई थी। मुझे पहुंचने में देर हो गई थी रो, और इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आ रहा था। जब अभी बोल रहा था कि रूह दोनों हाथों में चिरा छुपाकर रोने लगी। आपकी वजह से हुआ है सब कुछ, आपकी वजह से सोनू मर गया। मैं आपको कभी माफ, वो सूसू करती हुई रो रही थी जब जाम ने उसका हाथ खींच कर अपने करीब कर लिया। जाम के गले लगकर फुटफुट कर रो दी। जाम ने भी उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि ये आंसू सिर्फ सोनू के लिए नहीं है, बल्कि इस तकलीफ के भी है जो जाम की वजह से उसे मिली है। शाम की बाहों में रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लागी। सुबह अजान के बाद उसकी आंख खुली। नमाज अदा करके वो दुआ में न जाने कितनी देर रोते रहे। मुझे सही रास्ता दिखा या अल्लाह, मेरे लिए बेहतरी कर। मैं और आजमाइशें नहीं सह सकती, मुझे सब्र दे। वो लाख गलत सही, लाख गुनाहगार से या अल्लाह, मैं जाम को खोना नहीं चाहती। या अल्लाह, उसे सीधा रास्ता दिखा, उसे सही कर दे। वो न जाने कितनी देर अपने रब से दुआ करती रही। नमाज अदा करके वो काफी पुरसुकून हो चुकी थी। वो वापस बेड पर आई, जहाँ पर शाम पुरस्कुन नींद सो रहा था। उसने चारों कुल पढ़कर शाम पर फूंक मारी। वो उससे गुस्सा थी, मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, उसके करीब नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसे नफरत नहीं करती थी। वो कैसे एक ऐसे इंसान से नफरत कर सकती थी जिसने उसे मोहब्बत का मतलब समझाया था। वो एक बार फिर से बेड पर लेट गए और शाम को देखने लगी। वो सोते हुए कितना प्यारा लगता था। 2 दिन पहले तो उसे जागते हुए भी बहुत ही प्यारा लगता था। उसे देखते देखते न जाने कब रूह की फिर से आंख लगी। मेरी जान उठ जाओ यार, कब से जगा रहा हूं मैं तुम्हें, उठ जाओ यार, मुझे काम पर जाना है। उसके बालों में उंगलियां चलाते बड़े प्यार से जगा रहा था। तूने जरा सी आंखें खोल कर उसको देखा। ओ मेरा बच्चा, नींद खराब कर दी मैंने। तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूं, जब तक तुम मुझसे प्यार से नहीं भेजोगी मैं कैसे जाऊंगा काम पर? वो अभी तक उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि रूह सोई जागती कैफियत में उसे देख रही थी। फिर अचानक उठकर बैठी।
तुम्हारी नींदें किसी दिन मेरी जान ले लेंगी। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक नाश्ता लगाता हूँ। आज तुम्हारे कोर्स का आखिरी दिन है, बस आज आखिरी दिन तुम ये मेडिसिन खाओ, फिर तुम आजाद। मुझे पता है तुम्हें ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, सेहत का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। जल्दी से बाहर आओ। उसका गाल चुमता हुआ उठकर बाहर चला गया। वो कितनी ही देर दीवार दरवाजे को घूरती रही। उसे शाम तक पहुंचना था, कैसे भी, वो भी शाम को शक होने दिए बगैर। वो फ्रेश होकर बाहर आए तो शाम नाश्ता लगा चुका था। अब तक नाराज था मुझसे। नाश्ते के दौरान जाम ने पूछा। वो जाम में कुछ भी ना बोली। नाश्ते से फर्क हो उसने खुद ही अपनी मेडिसिन ली। जाते वक्त न जाने जाम कितनी देर से उसे पुकारता रहा। जानती थी कि उसे क्यों पुकारा था, लेकिन वो बाहर ना गई, बल्कि दूसरे कमरे में आकर अंदर दरवाजा बंद कर लिया। जाम कब गया उसे पता भी ना चला। शाम कान पर आया और सबसे पहले उसने फुरकान को कीमती से कीमती तोहफा बेचने को कहा। अब फुरकान उसका साथी था। फुरकान अगर वक्त पर ये खबर ना देता कि विक्रम दादा कहाँ है और रूह को उसने कहाँ पर रखा है, शायद वो टाइम पर उसके पास ना पहुंच पाता। फुरकान ने विक्रम के साथ गद्दारी करके शाम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि फुरकान समझ चुका था कि जाम विक्रम से ऊपर है, इसलिए उसने वक्त पर पार्टी बदलकर जाम को खबर पहुंचा दी। लेकिन जाम की नजरों में उसकी कोई भी अहमियत ना थी, क्योंकि उसका मानना था कि जो कुत्ता अपने मालिक का नहीं हो सकता, वो किसी और के साथ क्या वफादारी करेगा। लेकिन यह मामला रूह का था, इसलिए उसने फुरकान का कोई भी एहसान नहीं रखना था। उसके ऑर्डर के मुताबिक हिजर ने गर्दन हाँ में हिलाई और बाहर निकल गया। उसके जाते ही शार्प यहाँ पर आया। डेविल, कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर चला जाऊं रूह से मिलने के लिए? उसने आकर जाम से पूछा। वो मुझसे नहीं मिलती, तुमसे क्या मिलेगी? जाम ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, अगर बात मुझ पर आए तो सारे इल्जाम तुम पर लगा दूंगा। मैं उससे कहूंगा कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझसे जो भी करवाया है तुम्हारे शोहर ने करवाया है। मैं तो मासूम सा बच्चा था जिसको तुम लोगों ने इन कामों पर लगा दिया, और फिर न जाने क्या क्या उसे उल्टे या सीधे काम करवाए। वो मासूमियत के सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। अगर वह रूह के सामने इस तरह से कहता तो यकीनन रूह उस पर यकीन कर लेती। वाह, काश मेरी भी शक्ल तुम्हारी तरह मासूम होती। ऐसी मासूम शक्ल बनाकर मैं भी कह देता कि मैंने कुछ भी नहीं किया और किसी और पर इल्जाम लगा देता। लेकिन अफसोस, जाओ जाकर ट्राई कर लो, हो सकता है तुमसे बात कर ही ले। उसके सामने मेरे खिलाफ कोई भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब शार्प का क्या भरोसा अपने किए पर अमल करके ये सब कुछ जो उसने अपने बचाव के लिए सोचा है क्या ही ना दे उसे। डोंट वरी, वो मुस्कुराकर बाहर निकल आया। इजाजत दी ट्रैवल सर ने? मुसुमा कब से बाहर उसका इंतजार करती। हाँ, इजाजत तो उसे देनी ही थी। चलो चलते हैं, शार्प ने कहा तो उसके साथ चल दिए। शार्प ने काफी देर इंतजार करने के बाद रूह बाहर नहीं निकली थी। शार्प को ये बात बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि अपने भाई को एक कातिल के रूप में देखना इतना आसान नहीं है। उसके सामने आकर बैठ गई, बिना कुछ बोले, बिना ना जाने कितनी देर से वो देती रही। उसकी नजरों ने शार्प को शर्मिंदा किया था। अगर मुसम्मा उसकी इतनी मिन्नत ना करती तो वो कभी यहाँ पर ना आता। लेकिन मुसम्मा का कहना था कि हमें इस सिचुएशन में उसका साथ देना चाहिए, जिसकी वजह से शार्प यहाँ पर आया था। शाह बिना कुछ बोले काफी देर तक वहीं पर बैठा रहा। हमेशा उसके पास न जाने कितनी बातें होती थी रूस से करने के लिए, लेकिन आज उसके बाद कोई भी बात ना थी। थोड़ी देर में वो उठ गया था। चलो मुसम्मा, वापस चलते हैं। उसे मुसम्मा को मुहातब किया था। रूह ने भी उसे रोकने के लिए ना कहा। तुम चलो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, मुसम्मा ने कहा तो शाह बाहर निकल गया। रूह, वॉशरूम कहाँ है? मुसम्मा ने पूछा तो रूह ने उसके पीछे की तरफ इशारा किया। तुम्हारे रूम में जाऊंगी, ये सर्वेंट्स भी यही वॉशरूम यूज करते होंगे, मुसम्मा ने कहा तो रूह ने उस अपने बेडरूम का रास्ता दिखाया और खुद उसके पीछे आई, जो कब से उसे आंखों ही आंखों में कोई इशारा कर थी। उसने कमरे में कदम रखा तो मुसम्मा ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? रूह ने उसके इस तरह से दरवाजा बंद करने पर घबरा कर पूछा। रूह, ये मोबाइल रखो, उस पर शाम का नंबर सेव है, प्लीज सबसे नजर बचाकर उससे बात कर लो, वो तुमसे जरूरी बात करना चाहता है, और प्लीज मेरा नाम कहीं भी ना आए। मुसलमान मिलते करते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि रूह बेचकनी से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े खड़ी थी। दिमाग में बस एक ही बात आई थी, तो क्या मासूमा सैम के साथ है? उसे सोचते हुए मोबाइल को देखा, फिर जल्दी से मोबाइल कमरे में छुपाकर बाहर निकल आई, ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि ये बात तो वो समझ चुकी थी कि ये सारे नौकर कोई आम लोग नहीं है, बल्कि यान के जासूस हैं, जो उस पर नजर रखे हुए थे और वो उसके पल पल की खबर शाम तक पहुंचाते थे। वो काफी देर बाहर रही, उन लोगों को देखते रही और वो किस तरह से उस पर नजर रखे हुए हैं। शफा हर थोड़ी देर के बाद किसी को फोन करती, जबकि मैरी बार बार उसे मुस्कुरा कर देती। वो दोनों आदमी बाहर ही थे, शायद उन्हें अंदर आने की इजाजत ना थी, इसलिए तो इतने दिनों से उसने इन लोगों को नहीं देखा था। रू को आज मौका मिला था यह घर ठीक से देखने का। वो जब से आई थी उसने इस घर को ठीक से ना देखा था। वो अपने बर्थडे वाली रात इस घर में आई थी, उसके अगले दिन ही इन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। उसके बाद जो हकीकत उसके सामने आई थी, उसको ये घर देखने का शौक ही न था। ये घर जरूरत से ज्यादा बड़ा था, जो कि 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस घर में 10 से ज्यादा रूम्स थे। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था,
काफी खुला और बड़ा गार्डन, दीवारों के साथ लगे हुए रंग बिरंगे फूलों के पौधे, जहाँ हर रंग हर नस्ल का फूल मौजूद था। वो लोग मसलसल उस पर नजर रखे हुए थे, जबकि रूह बेनियादत से पूरे घर को आराम से देख रही थी। वो घर में वापस आए तो उसकी नजर इस कमरे में पड़ी जो अभी बंद था। उसकी चाबी शाम के पास थी, उसने वो देखी थी। ये चाबी तब भी शाम के पास भी जब वो लोग दूसरे फ्लैट में रहते थे। शाम की चाबी हमेशा अपने पास होता था। हनीमून पर भी जिस छोटे से चाकू से उसने उस जानवर को मारा था, वो चाबी इसी चाकू के साथ थी। शाम ने एक बार भी इस कमरे का दरवाजा ना खोला था। पता नहीं इस कमरे में ऐसा क्या है, घर खुला है, बस एक यही कमरा लॉक है। पता नहीं जाम ये कमरा लॉक क्यों होता है। रूह को यकीन हो गया था कि मेरी और शिफा अपने अपने कामों में मसरूफ हो चुकी है, तो वो आराम करने का क्या कर अपने कमरे में आ गई। इन लोगों को बताना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कहा था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो सोना चाहती है। जिस पर शिफा ने मुस्कुराकर कहा, मैम आप आराम करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो अपने कमरे में आ गई। यस सर, मैं बिल्कुल ठीक है। अभी उन्होंने पूरा घर देखा है, आप फिक्र ना करें, हम उनका ख्याल रख रही हैं। शिफा ने कहा, उसने कुछ खाया? जाम ने फिक्रमंदी से पूछा। यस सर, उन्होंने भी अभी लाश किया और कहा है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, वो आराम करना चाहती है। शिफा ने बताया। हाँ ठीक है, तुम लोगों से बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। जाम ने मुतमीन होकर फोन रखा। आजकल रूह रात को भी सुकून से नहीं सोती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। श्याम भी यही चाहता था कि रूह आराम करे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। वो इस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता था और ना ही किसी चीज को लेकर टेंशन लेने देता। वो जानता था कि रूह आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन इस हकीकत को कबूल कर लेगी कि जाम क्या है। जाम जा कभी उसे दूर नहीं रह सकता था। वो जानता था कि रूह को तकलीफ पहुंचा रहा है, उसे अपने साथ जबरदस्ती रहने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन इस मामले में वो खुद भी मजबूर था। वो कमरे में आई और छुपाया हुआ फोन निकाला और फोन में मौजूद एक ही सेफ नंबर पर कॉल करने लगी, जो अगले ही सेकंड उठा ली गई। हेलो रू, तुम ठीक हो ना? सामने का रू उसके जवाब में कुछ भी ना बोली। रू तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है ना? जाम ने फिर कुछ कहा तो नहीं, सामने फिर कमरे से पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ, रू बस इतना ही बोले। काश तुम मेरा यकीन कर लेती रू। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो शख्स कैसा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ एक आम सी लड़की के लिए उसकी शोर की हकीकत बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ रू। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस मुझे ये बताओ कि जाम ने तुम्हें कहाँ पर रखा है। मैं तुम्हारे फ्लैट में भी गया था, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं रहता। और जान तुम्हें कहाँ लेकर गया है? मैं नहीं जानती कि ये जगह कहाँ है, बस ये एक बहुत ही बड़ा घर है। रूह ने जवाब दिया। मुसुम्मा शायद के साथ तुम्हारे घर जाने वाली थी तुम्हें फोन देने के लिए। हाँ शायद अब मुसुम्मा मेरी मदद कर सके, वो तुम्हारे घर गई थी ना, उसने अब तक मेरी बहुत मदद की है। अगर मुसुम्मा मेरी हेल्प ना करती तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन जब से मुसुम्मा तुम्हारे घर से गई है उसके बाद मेरा उससे रब्ता नहीं हुआ। उसने बस मुझे मैसेज करके बताया था कि वो फोन तुम तक पहुंचा चुकी है। सामने बताया, मुझे जहां से निकाला है, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, प्लीज मेरी मदद करें। मुझे मेरे घर जाना है, मैं यहाँ इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। ये इंसान नहीं हैवान है। याम ने जाम ने मेरे सामने सामने की जान ले लिया। वो कहते हुए फुट फुट कर रो दी। रो प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहां से निकलवाऊंगा और आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पाकिस्तान वापस भिजवा दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? रू ने पूछा। देखो रू, यहाँ जाम के खिलाफ गवाही कोई नहीं देगा, लेकिन तुमने उसे कत्ल करते हुए देखा है। मैं तुम्हें गवाह के तौर पर अदालत में पेश करना चाहता हूँ। सामने से समझाते हुए कहा। मैं कैसे? रूह परेशानी से बोली। रूह तुमने देखा है ना, उसने किस तरह से किसी की जान ले ली। मैं जानता हूँ वो शख्स कोई मासूम इंसान ना था, बल्कि वो भी इसी की दुनिया का एक हैवान था, लेकिन हमारा मुआशरा एक इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने की इजाजत नहीं देगा। देखो रूह, जान को जब मैंने पिछली बार गिरफ्तार किया था तब उसकी एक वीडियो मेरे हाथ लगी थी जिसमें उसने कुछ लोगों का कत्ल किया था, लेकिन बहुत ही होशियारी से वो वीडियो मुझसे ले गया। वीडियो आज भी उसके पास मौजूद है। वो कभी ऐसी चीज जाया नहीं करता। तुम उसके घर में रहती हो, उसके पास, तुम्हें बस वो वीडियो ढूंढना है। इस वीडियो के अलावा एक फाइल है जिसमें शर्मा अपने सारे काले कारनामे सेव रखता है। वो जानता है कि वो फाइल से फाड़ सकता है, लेकिन उसकी वजह यह है कि इसी फाइल की वजह से वो दुबई का डॉन है। उसी वजह से लोग उससे डरते हैं। इस वीडियो में जिस तरह से उसने ब्लेड से इन लोगों का कत्ल किया है, लोग इस चीज से डरते हैं। वो वीडियो यम के सब दुश्मनों के पास मौजूद है, लेकिन हमें कोई नहीं देगा और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि जाम के खिलाफ उठे। वो तुम्हें ढूंढ कर लानी होगी रू, हम राब्ते में रहेंगे। तुम ये फोन छुपा देना। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा रू, लेकिन जाम जैसे दरिंदे को सलाम के पीछे पहुंचाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाकिस्तान भिजवा दूंगा। साम उसके रोने की आवाज सुनकर खामोश नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर नरम पड़ गया तो डेविल को कभी सजा नहीं दिलवा पाएगा।
याम को कुछ नहीं होगा, नहीं ना। वो बड़ी मुश्किल से अपने अल्फाज कह पाई थी। मेरा यकीन कर रू रू, मैं जितनी कम हो सके उसकी इतनी सजा याम को दिलवाऊंगा। यकीन करो, सजा काटने के बाद जब वो तुम्हारे पास वापस आएगा तो इंसान बनकर आएगा, हैवान बनकर नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं याम को फांसी नहीं होने दूंगा। वो बस इतना कहकर सामने फोन बंद कर दिया था, जब ये फांसी का नाम सुनकर रू के ढूंढे खड़े हो चुके थे। फोन बंद होने के बाद भी रूह काफी देर उससे ऐसे ही रोती रही। क्या वो जाम के साथ इस तरह से कर सकती थी? वो कैसे अपने जाम को इस तरह से पुलिस के हवाले कर सकती थी? वो कैसे शाम के बाद मारकर वो सबूत ढूंढती? लेकिन यह जरूरी भी था। वो सारी जिंदगी जाम को एक कातल के रूप में नहीं दे सकती थी। उसको एक अच्छा इंसान चाहिए था, एक आम सा इंसान। उसे किसी भी तरह से जाम को एक आम जिंदगी देनी थी। सामने उससे वादा किया था कि वो उसे फांसी नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेगा। इंशाल्लाह जाम उसके साथ आम जिंदगी गुजारेगा और शाम को एक आम जिंदगी की तरफ लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो शाम को बातों को सोचते हुए सबूत को ढूंढने के लिए बाहर आई कि नजर सामने वाले कमरे में पाई। न जाने क्यों उसे यकीन था कि जाम के खिलाफ सबूत इसी कमरे में मिलेंगे। वो इसके कमरे में आई और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लॉक था। अगर नौकर उसे इसके कमरे में करीब देख लेते तो यह खबर भी शाम तक पहुंचा देते। इस वक्त वो दोनों बाहर धूप में बैठी थी। उसे किसी भी तरह शाम से वो चाबी लेनी थी और उसके लिए उसे जाम के साथ नॉर्मल होना जरूरी था। इन लोगों की नजरों से छुपकर वो वापस अपने कमरे में आ गई। चाबी जाम के पास थी और उसे किसी भी तरीके से वो चाबी जाम से निकलवानी थी। शाम ठीक करता है कि उसके लिए काम इतना मुश्किल नहीं था। वो जाम से आसानी से वो चाबी ले सकती है, लेकिन सामने से मना किया था कि वो जाम को बिल्कुल भी शक न होने दे। वो ये सोच रही थी कि वो अब जाम को शक हुए बगैर कैसे अपना काम करे, जबकि जाम तो उसकी सोच तक पड़ सकता था। आज इतने दिनों के बाद वो जाम के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सवाल अब उसके फ्यूचर का था। वो एक कातिल के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसने किसी भी तरह शाम को सीधे रास्ते पर लाना था। याम घर आया तो उसे बाहर बैठा देखा। वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। उसे इस तरह से बाहर अपने इंतजार में बैठा देखा उसे खुशी हुई थी। ना जाने वो उसका इंतजार कर रही थी या नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद उसे इस तरह से देखा था। मेरा प्यारा बेबी, उसका माथा चुमका बोला, जिस पर वो जरा सा मुस्कुराई। उसे इस तरह से मुस्कुराता देख कर जाम को कुछ अजीब लगा। जाम को यकीन था कि वह रूह को अपनी हकीकत के साथ अपने आप को कबूल करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इतनी जल्दी? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसके करीब बैठते हुए मजीद पूछने लगा। बहुत बेहतर, वो थोड़ी सी आवाज में बोली, लेकिन शाम के लिए ये भी बहुत था। गुड, तब ये ठीक है तो चलो कहीं बाहर से होकर आते हैं। वैसे भी इतने दिनों से यहाँ बोर हो रही हो, चलो डिनर कहीं बाहर करें और फिर एक पुरसकून लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। उसने उसका हाथ थामते हुए अपने लबू से लगाया और साथ ही उड़कर खड़ा हो गया। ईशान, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे ख्याल में अब हमें नहीं निकलना चाहिए, और वैसे भी मेरा कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा। रुनपी की तरफ से बहुत ही एहतियात से कहा था, कहीं उसे शक ना हो जाए, इसलिए शायद श्याम ने और जोर ना दिया। चलो ठीक है, जैसे मेरी जान की मर्जी। वो मुस्कुराते हुए उठा। आज उसे वापस नॉर्मल देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। उसके चेहरे से ये रूह अंदाजा लगा सकती थी कि वो कितना खुश है। आज तुम्हें इस तरह से देखकर वैसे भी फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी फ्रेश होकर आता हूँ जब तक तुम मेरी से कह कर वो खाना लगवाए। वो हिदायत देता हुआ बेडरूम की तरफ चल दिया, जब रूह का सारा ध्यान उसके हाथ पर था, जिसमें उसने एक की चेन पकड़ रखा था, और उसकी की चेन में वो इकलौती चाबी थी जिसे जम हमेशा अपने पास रखता था। खाना आरामदेह माहौल में खाया गया था। याम से किसी न किसी बात पर लगाए बातें करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी हर बात का नारमी जवाब देने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी उसके सामने मुस्कुराने पर नाकामयाब रहे थे। जब अंदर से इंसान उदास हो तो लबों पर चाह कभी मुस्कुराहट नहीं आती। रूह का भी यही हाल था। बेडरूम में आने के बाद भी शाम काफी देर तक उससे बातें करता रहा था। रूह, मैं बहुत ऊंची हूँ तुम इस तरह देकर। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम्हें पता है, तुम्हारा जाम तुम्हारे बगैर मर जाता, तुमने अपने जाम को बचा लिया। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी तुम्हारे सामने ये सब कुछ नहीं लाऊंगा। जैसे पहले था सब कुछ वैसा ही रहेगा। तुम सब कुछ भूल जाओ, जो भी हुआ, जो भी तुमने देखा, इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसका सर अपने सीने पर रख के उसे यकीन दिला रहा था, जबकि रूह का ध्यान उसकी बातों पर नहीं, शायद दरार पर रखी हुई उसकी की चेन पर था। वो शाम के सोने का इंतजार कर रही थी। उसके सोने का इंतजार करते न जाने कब उसकी अपनी आंख लग गई। न जाने रात का कौन सा पहर था जब उसकी आंख खुली। उसने साइड पर देखा जहां पर जाम नहीं था। उसे यकीन था कि जाम इसी कमरे में है। उसे के पास यही मौका था सब कुछ देखने का। वो जल्दी से बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। उसके अंदाजे के मुताबिक जाम इसी कमरे में था। उसे कमरे का दरवाजे से छुप कर देखना चाहा। कमरे में उसके अलावा कोई और आदमी भी था, मगर न जाने कौन। उसने इस आदमी को पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा था। शायद शाम का कोई साथी
उसे गनाहों में मुलविस कोई इंसान, जबकि जाम अपने हाथ में ब्लेड पकड़ते अपना सर दबा रहा था। तुम तो बाहर आ चुकी हो ना शान, अब तुम्हें विक्रम दादा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेरा मुजरम है और मेरे पास है। जाम ने एक नजर से देखते हुए कहा, देखो डावल, मत भूलो कि विक्रम दादा के बहुत से एहसान है तुम पर। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, मेरी बीवी है, वो मेरी मोहब्बत है। और इस आदमी ने मेरी बीवी पर गलत नजर डाली है। वो सारी जिंदगी वहीं पढ़ेगा जहाँ पर जाम काफी उसे रखेगा। तुम्हारे खिलाफ जो सबूत मैंने ढूंढा था वो तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ। अगर जीना चाहती हो तो चले जाओ यहाँ से और जाकर विक्रम दादा की कुर्सी पर बैठ जाओ। अगर उसको ढूंढने निकलोगे तो अपनी पहचान भी खो बैठोगे। मत भूलो कि अगर वो वापस आ गया तो तुम्हारी औकात भी एक कुत्ते से ज्यादा ना होगी। मैं तुम्हें एक सल्तनत दे रहा हूँ, बादशाही दे रहा हूँ, गुलामी छोड़ो और हुकूमत करो। लेकिन शर्म का आदमी से गद्दारी करने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसने एक हाथ में पकड़े ब्लेड की तरफ इशारा किया। मैं वो कुर्सी इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे वफादार हो। इस कमरे में सिवाय किताबों के और कुछ ना था। जगह जगह फाइल्स थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लाइब्रेरी है। वो ये सोच रही थी कि यहाँ उसे कौन सा सबूत मिलेगा। यहाँ तो किताबों के अलावा कुछ भी न था, मगर न जाने ये आदमी कौन था। अगर उसे कुछ पता होता तो बस इतना कि इस किडनैप करने वाला भी विक्रम दाता था। वो लोग अभी वही बैठे बैठे बातें कर रहे थे, जबकि रूह को उनकी किसी बात की भी कोई समझ नहीं आ रही थी। वो खामोशी से दबे पहुंच जैसी आई थी वैसे ही वापस चली गई। थोड़ी देर के बाद जावर वापस कमरे में आया था। उसे करीब आकर लेट गया। वो बिना आवाज किए हुए सोती बनी रही। कल का दिन बर्बाद हो चुका था। वो शाम से चाबी हासिल ना कर पाई थी। अब सुबह भी जान नाश्ता करके जाने लगा था। वो उसे इस तरह से जाने नहीं दे सकती थी। उसे किसी भी तरह से वो चाबी हासिल करनी थी जो इस वक्त जान की जकड़ की जेब में थी। जान, उसने बहुत ही हिम्मत ताकत से पुकारा। वो दरवाजे से रुककर जरा सा मुस्कुराया। उसके करीब पानी का इंतजार करने लगा। वो आहिस्ता से चलती उसके करीब आई। जान जानता था कि रूह ने उसे क्यों पुकारा है। वो मुस्कुराते उसके सामने झुका। रूह के लिए ये लम्हा बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसे शाम के कहने पर अमल करना जरूरी था। उसके करीब आई, उसके माथे पर लपड़ और उसे बिल्कुल भी पता चले दिए बगैर उसकी जैकेट से वो चाबी खींच ली। जब अगले ही लम्हे शाम ने अपनी बाहों में बांध लिया। थैंक यू सो मच रूह, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। उसका माथा चुमता हुआ बाहर निकल गया, जबकि रूह ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों और दुपट्टे के बीच इसकी चेन वाले चाकू और चाबी को छिपाया हुआ था। जान मुस्कुराता हुआ बाहर आया। आज वो बहुत ही खुश था। रूह मेरी जान, तुम शाम की बातों में आकर भी मेरे साथ इस तरह से कर रही हो, लेकिन तुम मेरे पास हो और मेरे लिए यही बहुत है। और कोई दो टोके का पुलिस वाला, वो जासूस मासूमा, तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकते कभी नहीं। तुम भी कितनी भूली हो ना, तुम भी कितनी बोली हो ना, किसी भी की बातों में आ जाती हो। लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हें किसी की बातों में आने नहीं दूंगा। जान ने सोते में जैकेट की जेब में हाथ डाला जहाँ की उसकी कीचेन गायब थी। हाय, मेरी मासूम सी चोरनी, उसे याद करके मुस्कुराया। याम सीधा ऑफिस आया था जहां पर हिज्जत उसका इंतजार कर रहा था। उसे मुस्कुराता देखकर हिज्जत को हैरानगी हुई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यान बहुत ही परेशान रहने लगा था। क्या बात है, आज तो तुम बहुत ही खुश लग रही हो, हिज्जत ने पूछा। क्यों भाई, मेरे खुश रहने में पाबंदी है? जाम ने उल्टा सवाल किया। नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, मगर पिछले कुछ दिनों से तुम काफी परेशान थे इसलिए पूछा। हाँ, क्योंकि तो मुझे पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि वो इंस्पेक्टर मेरी रूह को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने तो उल्टा ही कर दिया। वो तो रूह को मेरे पास ला रहा है। जाम ने मुस्कुराते हुए बोला। मतलब तुम्हें उसके प्लान के बारे में पता चल गया? क्या प्लान है उसने, क्या प्लान किया है उसने? हिज्जा ने पूछा। उसका प्लान है कि वह रूह को मेरे करीब करके मेरे खिलाफ सारे सबूत रूह के जरिए हासिल करेगा, श्याम ने मुस्कुराते हुए बताया। आज काफी दिनों के बाद उसके डिम्पल्स आबोताब से चमक रहे थे। मतलब कि रूह उसका साथ दे रही है? हिजर को बुरा लगा। नहीं हिजर, मेरी रूह बहुत ही मासूम है। वो सब कुछ मेरे लिए कर रही है। वो मुझे बचाना चाहती है। श्याम के लहजे में उसके लिए बहुत ही मोहब्बत थी। लेकिन डेवल, तुमने वो फोन उस तक पहुंचने ही क्यों दिया? अगर तुम उस मौका अपने घर नहीं जाने देते तो वो फोन रूह तक ना पहुंचता और ना ही वो शाम से रब्ता कर पाती। तुम नहीं समझोगे हिजर। मैं जानना चाहता हूँ कि वो आदमी मेरी रूह को किस हद तक मेरे खिलाफ कर सकता है। तुम्हें पता है रूह ने क्या किया? उस बेवकूफ ने वो फोन मुझसे छुपाने की जगह मेरी ही अलमारी में मेरे ही कपड़ों के नीचे रख दिया। इस बेचारे को तो ठीक से चीजें छिपाना भी नहीं आती। तुमने पूछा नहीं ये फोन कहाँ से आया? हिजर ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं यार, बेचारी कंफ्यूज हो जाती। वैसे भी झूठ बोलते वक्त इतनी कांप रही होती है कि साफ पता चल रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है, मगर फिर भी मेरी हिम्मत देखो, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो झूठ बोल रही है। जाम की बात पर हिजर कहकर लगा कर हंसा। आज सुबह उसने बड़ी होशियारी से मेरी जैकेट से कीचेन निकाली ताकि वो उस रूम में जाकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करे, जाम ने मुस्कुराते हुए बताया। वो तुम्हारे खिलाफ सबूत निकाल सकती है वहां से, तुम इतने बेफिक्र कैसे हो? हिज्जा ने परेशान से पूछा। परेशान क्यों हो रही हो? वो कितनी स्मार्ट है मैं बता तो चुका हूँ तुम्हें। तुम्हें लगता है कि वो वहां से कुछ निकाल पाएगी? फर्ज करो कि सब कुछ उसकी नजरों के सामने भी होगा, तब भी उसे कुछ नहीं कर पाएगी, जाम ने बेफिक्री से बताया।
तुम इस बात को मजाक में ले रहे हो, जबकि वो सच तो ये है कि उसका मासूम दिमाग ये चालाकियां सोच नहीं सकता। ना तो उसने ऐसी जिंदगी जी है और ना ही वैसी जिंदगी के बारे में कुछ जानती है। जान जाएगी, मेरे साथ रहेगी तो आज तक सब कुछ जान जाएगी। जानते हो इसे, मैंने उसे कहा कि हम नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, तुम्हें इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानना चाहती है। अगर उसने सब कुछ जाना है तो मैं उसे सब कुछ जरूर बताऊंगा। मेरा भी यही ख्याल है कि उसे पता होना चाहिए कि उसका शोहर क्या चीज है, और उसके बाद भी उसे मेरे साथ ही रहना होगा। ये जो उसको लगता है ना कि मुझे अंदर करवा कर वो वापस पाकिस्तान चली जाएगी, तो उसकी ये गलतफहमी मैं चुटकियों में दूर कर सकता हूँ और करूंगा। मैं उसे जरूरत से ज्यादा डील दे रहा हूँ। मेरा ख्याल में अब उसे पता चल जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले इस सारण को भी उसकी औकात दिखाना जरूरी है। उसे लगता है कि मेरी बीवी को मेरे खिलाफ आके वो मुझे अंदर करवा देगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि डेवल के सब बराबर है, और डेवल के कानून में रूह को भी सजा मिलेगी। यहाँ पर गलती करने वालों के लिए भी कोई माफी नहीं, चाहे गलती करने वाली मेरी जान ही क्यों ना हो। अगर उसने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना हिजर, तो बहुत ही पछताएगी। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा था। हिजर का रूह पर तरस आ रहा था। जरा इस जसूस को बुलाना यहाँ, जो हमें बेवकूफ समझ कर अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही है। आज उसकी भी गलतफहमी दूर कर देते हैं। शाम ने कहा तो हिजर हामिद करता हिलाता हुआ बाहर निकल गया। चाबी रूह के हाथ लग चुकी थी। मेरी और शफा इस वक्त बाहर बैठी धूप सींक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों उस पर नजर क्यों नहीं रख रहे थे। उसने दबा से सोचे जटते हुए खुदा का शुक्र अदा किया, उस कमरे में आ गई। कमरे को अच्छे से अंदर से लॉक किया ताकि कोई भी ना आ सके और किसी को शक भी ना हो। फिर उसने कमरे की तलाशी लेना शुरू की। उसने एक एक फाइल चेक की जिसमें उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। टेबल पर लैपटॉप पड़ा हुआ था। शायद उसमें से कुछ मिल जाता। लैपटॉप चलाना उससे नहीं आता था, और शायद अपने खिलाफ ऐसे सबूत जो फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं, वो इस तरह तो सामने नहीं रखेगा ना। तो बिल्कुल साम के दिमाग पर चल रही थी। सामने से जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल वैसे कार थी। उसने अपना छुपाया हुआ फोन निकाला और शाम को फोन किया। शाम उसे जो फाइल चेक करने को कहता, रूह करने लगी। मगर सामने उसे लैपटॉप खोलने को कहा। उसने वैसा किया, और जो चीज उसे लैपटॉप पर नजर आई उसे सब कुछ बता दिया। सैम कई फाइल्स खुली, बहुत कुछ चेक करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ भी पता ना लगवा पाया। रूह कहाँ है, उसे शिफा से फोन पर पूछा। सर वो आपके ऑफिस रूम में है, शिफा ने बताया। अच्छा लंच किया उसने, जाम ने पूछा। नहीं सर, मैं गई थी पूछने, उन्होंने कहा कि इस बार उनका कुछ भी खाने का मूड नहीं है। अच्छा ठीक है, जिस कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाए तो फिर से पूछना, और अगर तब भी मना कर दिया तो मुझे फोन करना। ओके सर। बस इतना कहते हुए फोन बंद हो गया था। बेवकूफ लड़की, जासूसी बाद में भी तो कर सकती है ना, पहले खाना तो खा लो, पता तो चले कि कितनी जासूसी कर चुकी है। वो अपना लैपटॉप ऑन करते हुए मुस्कुराया। वो ऑफिस रूम में लगे हुए कैमरे की मदद से उसे देखने लगा। हल्के गुलाबी रंग के सादा से सूट में दुपट्टा कमर पर बांधे अपने मिशन बाखूबी सर अंजाम दे रही थी। गुड गर्ल, मेरी क्यूट सी जसूसन, सब कुछ करना मगर सामने टेबल पर पड़ी हुई यूएसपी चेक मत करना। वो मुस्कुराते हुए देखने लगा। वो फोन कान से लगा हुए सैम की सारी हदायत पर अमल करती। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपने हाथ दुपट्टे के बीच में अच्छे से अपना फोन छुपाने की कोशिश की, क्योंकि काफी हद तक नाकाम रही थी। वैसे भी वहां कौन था जो उसकी चोरी पकड़ने वाला था। फिर थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर निकली तो श्याम ने लैपटॉप ऑफ कर दिया। इस वक्त मुसुम्मा उसके सामने बैठी थी और अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस जाहिर कर रही थी। जब श्याम ने साइड टेबल से कुछ नोटों की गड्डियां उठाकर उसके सामने रखी थी, फिर कुछ कागजात निकाले। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा, तुम यहाँ से जा रही हो, श्याम ने ऑर्डर दिया। मगर सर, मैं तब लोगों के साथ काम करने आई थी ना, मुझे मेरे पापा की मौत का बदला लेना है, मुझे आप इस तरह से वापस नहीं भेज सकते। मुसलमान ने एक नजर शराब को देखा, क्योंकि वो जानती थी कोई उसका साथ दे ना दे, लेकिन शाफ जरूर देगा। मुझे भी यही लग रहा है मुसुमा, कि तुम अपने बाप की मौत का बदला लेने आई हो और हमारे साथ एक अच्छा टीम वर्क करोगी। इस ने बोलना शुरू किया। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम हमारे साथ काम करने की जगह हमारी जासूसी कर रही है, वो भी एक पुलिस वाले के लिए। मसूमा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर एक नजर शराब की तरफ देखा जो उनसे बेनियाज अपने मोबाइल पर लगा हुआ था। तुम जानती हो हम तुमसे इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहे हैं, क्योंकि तुम सदीक की बेटी हो और वो हमारा बहुत ही अहम आदमी था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने से हमें खुशी हुई थी मुसुम्मा, लेकिन हमें यह जानकर बहुत ही दुख हुआ कि तुम इन लोगों का साथ दे रही हो जिन्होंने तुम्हारे बाप को मार दिया। हाँ मुसुम्मा, तुम्हारे बाप का कत्ल करने वालों को कोई गंडा नहीं, बल्कि ये पुलिस वाले थे। पुलिस ने उसे सच्चाई पता लगवाने के लिए इतना टॉर्चर किया था कि उसे जिंदा जमीन में दफना दिया। और तुम इन पुलिस वालों का साथ दे रही हो। हमें देखो, हम फिर भी तुमसे नरमी से पेश आ रहे हैं, हम तुम्हें वापस भेज रहे हैं। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम वो वाहिद लड़की हो
जो डेविल के साथ गद्दारी करके भी जिंदा, और वो भी सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से। ईजर एक एक लफ्ज चुबाकर कहा, लहजे में नरमी, जबकि जुबान से कड़वे अल्फाज बोल रहे थे, जबकि शायद बेनियाजी से अपने मोबाइल पर पबजी खेल रहा था। बाबा शाह की तरफ मत देखो मुसम्मा, वो सब कुछ जानता है। लैला जो कब से उसे शाह की तरफ देखता हुआ नोट करती मुस्कुराते हुए बोले, जस्ट डार्लिंग, और मैं ये सब कुछ इस दिन से जानता हूँ जब रूह के घर पर तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो, जबकि हम सब जानते हैं कि सदीक आखिरी बार पाकिस्तान अपनी बीवी की मौत पर गया था। अगर मैं चाहता तो मैं वहीं पर बोल सकता था कि तुम्हारी माँ मार चुकी है, तुम किस माँ से बात कर रही हो, कहीं ये तुम्हारा राब्ता ऊपर से तो नहीं? उसने आसमान की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से पूछा। मुझे अफसोस है मासूमा, तुम इन लोगों का साथ दे रही हो जो तुम्हारे बाप के कातिल है। मैं जानता हूँ कि तुम शान के लिए अपने दिल में नरम जज्बात रखती थी, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि शान अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, और तुम्हारे लिए तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इस सारी गुफ्तगू के दौरान ईरान पहली बार बोला था। वो उसे भगा कर लाया था अपने साथ, उसके पूरे खानदान से दुश्मनी मोल लेकर उसने शादी की थी उसके साथ। और वह उसके दूसरे बच्चे की माँ बनने जा रही है, और तुम्हें लगता है कि वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर तुमसे शादी करेगा? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, और अफसोस कि तुम बन रही हो। ये तुम्हारा टिकट, पासपोर्ट और वीजा, तुम यहाँ से जा सकती हो हमेशा के लिए। तुम्हें जब भी रकम की जरूरत हो हम तुमसे रब्ता कर सकती हो, और जहां तक सदी के कातलों का सवाल है तो वो तुमसे ज्यादा हमारा मामला है, हम खुद हल कर लेंगे। अब तुम जा सकती हो। लैला, उसे यहाँ से बेचने में तुम उसकी मदद करोगी, उसे बाई हिफाजत वापस पाकिस्तान पहुंचाओगी? उसने लैला को देते हुए कहा, ओके बास। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे लेकर बाहर चली गई। जबकि अभियान और हिजा दोनों शार को बहुत ही सीरियस नजर से देख रहे थे। जिसने अपनी गेम में मगन एक नजर उठाकर इन दोनों को देखा। मुझे इस तरह से मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसे मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इन दोनों ने उसे घूरना ना छोड़ा। हाँ यार, मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, शार्फ ने उन्हें यकीन दिलाना चाहा, लेकिन दोनों ने घूरना ना छोड़ा। ओके फाइन, मुझे बुरा लग रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, वो भी इस कमीने इंस्पेक्टर के लिए? यार वो कमीना इंस्पेक्टर मुझसे ज्यादा हैंडसम तो नहीं है ना? वो उदासी से बोला। आज रात पार्टी करते हैं, शार्फ की बेड़ अब ब्रेकअप पार्टी। लिजा ने मुस्कुराते हुए प्लान बनाया। हाँ, मुझे उसकी जरूरत है, शार्प मस्कीन सूरत बनाकर बोला। मुसुम्मा अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी, जबकि इस दौरान लैला हर वक्त उसके साथ थी। लैला ने उसका सारा सामान पैक करने में काफी मदद की थी। बहुत अच्छी न सही, लेकिन छोटे से अरसे में वो दोस्त बन गई थी। जबकि मुसुम्मा ये सोच रही थी कि इतने अरसे से ये सब उसका मजाक उड़ाते, ये सब जानते थे कि मुसुम्मा क्या कर रही है, और वो शार्प जिसे मोहब्बत के दावे करता था, कितनी आसानी से उसने कह दिया था कि वो सब कुछ जानता है उसके बारे में, और उसे शक तक ना हुआ। वो तुमने बाकी मौत का बदला लेने आई थी। उसके बाप का कातिल था कौन? शार्प जैसा इंसान, न कि डेविल जैसा। उसके बाप को मारने वाले पुलिस वाले थे, और वो इतने वक्त से सोच रही थी कि वो के साथ उसके बाप के कातिलों का पता लगवाएगा, जबकि वो जानता था कि उसके बाप के कातिल कौन है। वो तो बस उसे इस्तेमाल कर रहा था, और वो कितनी आसानी से इस्तेमाल होती। काश वो सैम का साथ देने की जगह डेविल का साथ देती, आज अपने बाप की कातिल तक पहुंच चुकी होती, तो इनसे बदला ले चुकी होती। क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो मासूमा? लैला ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। नहीं, मैं अपने बाबा की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। लैला, मैं नहीं जाना चाहती, वहां मेरा है ही कौन? तुमने कभी एक खाली घर में जिंदगी जी है? मैं वहां खाली घर में रहती थी पिछले 2 साल से, हमारा आगे पीछे कोई नहीं था। बाबा हर साल हमसे मिलने आते थे, मेरे लिए हजारों गिफ्ट लाते थे। शायद वो दुनिया के लिए अच्छा इंसान ही था, लेकिन उस दुनिया के सबसे प्यारा बाबा थे। मासूमा बीगी आंखों से मुस्कुराए। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। तुम्हें पता है लैला, जब मुझे पता चला कि मेरे बाबा इस तरह का काम करते हैं तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मैं बाबा से नाराज हो गई, मैं उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझे समझाया कि मेरे बाबा ऐसा नहीं है, वो जो भी करते हैं सही करते हैं, वो गलत तरीके से गलत काम को रोकते हैं। मेरे बाबा गलत होकर वो काम कर रहे थे जो सही लोगों को करने चाहिए। मेरे बाबा के काम करने का तरीका गलत है, लेकिन मेरे बाबा गलत नहीं है। मैं अपने बाबा से बहुत ही प्यार करती हूँ। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, ज्यादा वक्त हमारे साथ नहीं रहते थे। इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारने के बावजूद भी मेरे बाबा ने बाप होने का फर्ज निभाया है। मुझे इतने दूर रहने के बावजूद भी हर दुख और सुख में मेरे साथ थे। जब 2 साल पहले अम्मी का इंतकाल हुआ तब वो पाकिस्तान आए थे। मैंने बहुत कोशिश की कि बाबा को, कि मैंने बहुत मनाया कि मुझे अपने साथ ले चले, लेकिन वो नहीं माने। वो चाहते थे कि मैं सब चीजों से दूर रहूं। और फिर एक दिन हिज्जत सर का फोन आया कि बाबा नहीं रहे। किसी ने मेरे बाबा को बेदर्दी से मार दिया, और इस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं बाबा की मौत का बदला जरूर लूंगी। मेरे पापा गलत नहीं थे, और ना ही वो गलत काम करते थे। तो फिर मेरे पापा को इतने बुरे तरीके से क्यों मारा गया? सब लोग जिन्होंने मेरे पापा को मारा सच सच इंजाम के हकदार हैं। मुझे यकीन है कि डबल सर ऐसा ही करेंगे, उन लोगों को जरूर सजा दिलवाएंगे। हाँ, ये अफसोस है कि मैं अपने बाबा के कातलों का अंजाम अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगी। मुसलमान ने रोते हुए जमीन पर बैठ गई, जबकि लैला से गौर से देख रही थी। तुम इन लोगों का अंजाम नहीं देख पाओगी?
मतलब तुम कहीं जा रही हो? लैला ने अंजाम बढ़ते हुए पूछा। क्या मतलब? मुसम्मा समझ ना पाई। मतलब मुसम्मा बीबी, ये सामान हम इसलिए पैक कर रहे हैं क्योंकि तुम्हें हम फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। पुलिस को शक हो चुका है। लेकिन तुम कहीं नहीं जा रही थी क्या? लैला मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठी। मिस मुसम्मा सदीक, तुम डेविल की टीम का हिस्सा हो। हाँ, तुम गलत रास्ते पर निकल गई थी, थोड़ी सी बहक गई थी, मगर उसका मतलब ये तो नहीं है ना हम तुम्हें इस तरह से छोड़ देंगे। हाँ, तुमने गलत किया। तुमने वो फोन रूह तक नहीं पहुंचाना चाहिए था। तुम जानते हो डेविल इस मामले में कितना टची है। तुम्हें खुद अंदाजा है कि वो रूह से कितनी मोहब्बत करता है। तुमने शार्प के साथ भी ठीक नहीं किया। उसके जज्बात तुम्हारे लिए बहुत ही खरे थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी डेविल ने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कल क्यामत के दिन उस सदीक से नजर न मिला पाए। तुम्हें पता है मुसम्मा, तुम्हारा बाप दिन में 25 बार तुम्हारा नाम लेता था। मुझसे कहता था कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी चाहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी लिए सारी शॉपिंग यहाँ से मैं करके बेचती थी। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए शॉपिंग क्या करते थे, क्योंकि हम सब फैमिली सिर्फ सदीक की थी। वो हमेशा कहता था कि हम उसका दूसरा खानदान है। और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इस तरह से यहाँ से बेच देंगे? क्या तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो मुसम्मा? लाला ने उसे देखते हुए पूछा, जबकि वो शर्मिंदगी से नजर नीचे सुनने पर गाड़ी बैठी थी। नहीं मुसम्मा, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। सदीक नहीं था, लेकिन तुम तो हो ना हमारे साथ। और डबल को यकीन है कि अब तुम इंस्पेक्टर साहब जैसे घटिया इंसान की बातों में कभी नहीं आओगी। जल्दी से अपना सामान लो और बाहर आओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और ये रोना तो ना बंद करो। ड्राइवर की टीम के लोग रोते नहीं है। लैला जो कब से प्यार से समझा रही थी और हमें साथी से बोलती हुई उठ खड़ी हुई। आप तुम कभी भी उसे देखना नहीं चाहोगे ना हिजर? मशरूम का ग्लास पढ़कर उसके सामने रखा। मेरे यार, हमें कोई और बात करनी चाहिए। शार्प दुखी अंदाज में बोला। कोई और बात नहीं, हम यही बात करेंगे। तुम्हें मुझे गारंटी देनी होगी कि तुम कभी जिंदगी में उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखोगे। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है और ये लग पाता है कि तुम्हारा ये नाजुक दिल दिन में 100 बार टूटता है। ओए, इस बार सीरियस वाला टूटा है। शार्प दुखी आशिक की तरह बोला। इतनी साथी से मेरा दिल पहले कभी किसी ने नहीं तोड़ा। अगर तुम मेरे जज्बात की कदर नहीं कर सकते तो चले जाओ यहाँ से। शार्प ने मशरूब पीते हुए कहा। भाई, आप ही पी ले। आप भी तो दुखी है ना आजकल। शार्प को अचानक याद आ गया कि डेविल उसका भाई है। नहीं, मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई और ना ही मैं उसे जाने दूंगा। और वैसे भी मेरी बीवी को इसकी स्मेल पसंद नहीं। जाम ने शराब का गिलास उससे दूर करते हुए कहा, आज के बाद किसी लड़की पर यकीन नहीं करूंगा। सब लड़कियां धोखेबाज होती हैं। शार्प हाथ हिला हिला के दुखी अंदाज में बोल रहा था, जबकि उसके अंदाज पर इज्जत हंस हंस कर पागल हो रहा था। ये बात तो क्लियर है। अगर अब वो तेरे सामने भी आ जाए तो तू उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा, है ना? इज्जत ने फिर से कहा। मेरे बाप, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। यही सुनना चाहता था ना? तो वो मेरे सामने आएगी तो उसे नजर फेर लूंगा। यही सुनना चाहता था ना? आप पड़ गए दिल में ठंड? वो गुस्से से चलाते हुए बोला, जबकि दोनों हाथ इस जगह गिरे बाढ़ बांटे। हाँ, पड़ गई ठंड। अब तुझे भी ठंड पड़वाता हूँ। कहीं नहीं जा रही तेरी मुसम्मा, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। हमारी टीम के लिए काम करेगी। शार्प, वो सदीक की बेटी है और सदीक हमारे लिए क्या था ये भी तू जानता है। हम सदीक की बेटी को दर बदर ठोकरे खाने के लिए नहीं छोड़ देते। वो शार्प का गाल तब तक पका कर मुस्कुराकर बोला, मतलब सुम्मा नहीं जाएगी? उसने दोनों को चेहरों को देखते हुए कहा। हाँ, वो तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम तो आप कभी उसकी शक्ल नहीं देखोगे ना? उसे देखते हुए अपना मुंह फेर लोगे ना? इस जनप्रीत से शरारती अंदाज में कहा, जिस पर शार्प ने बेबसी से एक नजर जान की तरफ देखा, जो उसके इस तरह से देखने पर क्या क्या लगा कर हंसा था। यार, मैं नशे में हूँ। नशे में तो इंसान कुछ भी बकवास कर देता है। सीरियस होने की जरूरत नहीं है। शार्प मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। ईशानगढ़ आया तो उसे कल की तरह आज भी वो बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो भी उसके करीब सोफे पर जुड़कर बैठ गया। मेरा इंतजार कर रही थी? बहुत मोहब्बत से पूछा। हाँ, उसे फासला कायम करने की कोशिश करते हुए बोली। कोशिश बेकार है, मत क्या करो। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। उसकी आंखों में साथी उसकी इस हरकत को रोकना चाहा। रूह खामोश होकर बैठ गई। बहुत मिस किया आज तुम्हें। उसके गाल पर अपना हाथ रखा उसका चेहरा करीब करते हुए बोला। यार, खाना लग गया है। उसे दूर होने की नाकाम से कोशिश की। अभी मेरा खाना खाने का मूड नहीं है। जान अपने लब उसके गाल पर रखे। रूह अपने आप को संभालते तेज से उठकर खड़ी होगी। ये क्या हरकत है रूह? तुम्हें पता है ना कि मुझे पसंद नहीं। आंखों में साथ ले गुस्से से बोला। यहाँ पर मेरी शफा कभी भी आ सकती है। उसलिए रूह ने बहाना बनाने की नाकाम से कोशिश की, लेकिन जान को अच्छा लगा था। सही कह रही हो, चलो रूम में चलते हैं। जाम उसका हाथ हमें बिना उसे बोलने का मौका दिया रूम में ले आया और दरवाजा लॉक करके अपनी जैकेट उतारकर दूर फेंका। अब यहाँ तो कोई मसला नहीं है ना? उसका हाथ खींच कर उसे खुद से करीब करते हुए बोला। जान, आप क्या कह रहे थे? हम कहीं बाहर चलते हैं डिनर के लिए। लॉन्ग ड्राइव शॉपिंग। वो बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल कर पाई, जबकि जान उस अपने करीब की उसके बाल तक खुल चुका था। आज मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। आज सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा। वैसे भी आज काफी टाइम हो चुका है। कल की तरह कल तुम्हारा मूड नहीं था, आज मेरा मूड नहीं है। उसके सराहीदार गर्दन पर अपनी लप रखते हुए बोला।
प्लीज चलती है ना, मुझे अपने लिए कुछ चीजें सामान लेना है। रूह ने उसकी पनाहों से निकलने के नाकाम से कोशिश की थी। रूह, क्यों तड़पा रही हो मुझे? कितने दिनों से मैं दूर हूं तुमसे, थोड़ा सा तो एहसास करो। उसे एक बार फिर से खींच के अपनी बाहों में बढ़ते हुए बोला। श्याम, प्लीज। रूह की बात अधूरी रह गई थी क्योंकि श्याम ने उसके लबों पर अपनी होंठ रख चुका था। फिर अगले ही लम्हे श्याम से छोड़ दिया था। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ। अपनी ख्वाहिश मैं आज रात वे पूरी कर लूंगा। वो बस इतना कहकर चला गया था, जबकि रूह को बचने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था कि उसके करीब आया, लेकिन उससे पहले जब भी उसके करीब आया था तो उसका याम था, कोई कातिल नहीं, कोई दरिंदा नहीं। और आज वो याम के करीब नहीं जाना चाहती थी। जब भी याम उसके करीब खड़ा था उससे ऐसा लगता जैसे अभी वो उसे मार देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी आंखों के सामने इस आदमी को मार डाला और न जाने कितने ही लोगों की जान ले चुका था। वो एक ऐसे शख्स के साथ कभी एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। वो उसके करीब नहीं आना चाहती थी। जल्दी से अलमारी की तरफ आई जहाँ पर शाम के कपड़ों के नीचे उसने फोन छुपा कर रखा था। उसने जल्दी से वो फोन इस बैग में रखा जो शाम ने उसे लेकर दिया था और बाहर आई जहाँ पर शाम उसका इंतजार कर रहा था। वो उसको लेकर सबसे पहले शॉपिंग मॉल पर आया। तुम्हें जो जो चाहिए जल्दी ले लो, फिर डिनर पर चलेंगे। तो उसे अपने साथ से भी शॉपिंग मॉल के अंदर आया। उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस बेमकसद सी चीजें देखने लगी। वो उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। उसे ये सोचकर बुरा लग रहा था कि वो उससे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही है, लेकिन वो उसकी कंडीशन भी समझ सकता था। एक आम जिंदगी गुजारना इतनी जल्दी उसके बस में ना था। जल्दी करो रूह, तुम बेकार में टाइम वेस्ट कर रही हो। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसके सामने रखी कई ड्रेसेस उठाने लगा। याम, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी पसंद से देख रही हूँ ना। रूह ने समझाने की कोशिश की। नहीं रूह, तुम अपनी पसंद से देख नहीं रही हो, तुम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करना चाहती हो और तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन याम, ये मुझे पसंद नहीं है। रूह ने उसके हाथ से ड्रेस लेने चाहे। बेबी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम किसी और को दे देना, लेकिन मेरी ये रात बर्बाद करने के बारे में सोचना भी मत। अरे यार भाई, कैसे हैं आप? रूह ने अपने पीछे से एक प्यारी सी आवाज सुनी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरबा, कैसी हो तुम? और मायरा कैसी है? श्याम ने मुस्कुराकर पूछा। मैं आपसे बहुत ही नाराज हूँ। ये क्या तरीका हुआ? मायरा से जब आपका दिल करता है मिल जाते हैं और बहन को भूल जाते हैं। अरबा मुंह बनाकर शिकायतें करने लगी। क्या करूं यार, तुम्हारी बात सांस नहीं लेने देती, कभी ये कभी कभी ये कभी वो। शाम ठीक कहता है, शादी के बाद पता चलता है आदमी को कि औरत क्या है। उसने रूह की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा। जबकि रूह खामोशी से कभी शाम को तो कभी सामने खड़ी इस प्यारी सी लड़की को देती जो बढ़ती शाम में अपने आप को छुपाए हुए थी। यकीनन वो प्रेग्नेंट थी। आप लोगों को तो बस औरतों पर इल्जाम लगाने के बहाने चाहिए, जबकि ये तो शक्ल से देख रहा था कि कितनी मासूम है मेरी भाभी। हमारे रूह को गले लगाते हुए कहा। उसे ये प्यारी सी लड़की बहुत ही अच्छी लगी थी। जब उसके पीछे शाम को आता देखकर रूह को डर लगने लगा था। लो, तुम्हारा शोहर आ गया, इसी से पूछ लेते हैं कि हम मर्द लोग ठीक हैं या तुम औरतें। क्यों शाम? जाम ने मुस्कुराते हुए शाम को गले लगाया। नहीं जाम, इन औरतों से बहस करने से बेहतर है कि हम कोई और ढंग का काम करें। सामने बकायदा अरबा का मजाक उड़ाते हुए पूछा। अच्छा हुआ शाम, तुम मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मैं आज नहीं तो कल तुम्हारे पास जरूर आने वाला था। रूह, अपना बैग देना जरा। उसे रूह का मुखातिब करते हुए कहा। उसको समझने का मौका दिए बगैर ही बैग उसके हाथ से ले लिया। वो फिर सैम का दिया हुआ फोन निकालकर सैम की तरफ किया। ये तुम्हारा फोन वापस करने के लिए आना वाला था मैं। थैंक यू सो मच, तुमने रूह को जरूरत के बाद अपना मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए दिया। उसने सैम के हाथ बैठ फोन पकड़ाते हुए उसकी मुट्ठी अपने हाथ से बांध की थी। उसकी मुट्ठी अपने हाथ से बांध की थी, जिस पर सामने एक नजर रूह को देखा था। फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुरा कर फोन लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। जाम ने कहा। बहुत जल्द नहीं, बल्कि परसों मुलाकात होगी। परसों आप दोनों डिनर हमारे साथ हमारे घर पर करेंगे। मुझे सैम ने बताया था कि अब शादी के बारे में, लेकिन फिर उन्होंने ये भी बताया कि अब दोनों हनीमून पर जा चुके हैं। लेकिन अब नो बहाना, परसों शाम 7 बजे आप दोनों मेरे घर पर होने चाहिए। बस बात खत्म। अरबान ने आदर डेज पे वो मुस्कुरा दिया। अब अपनी बहन का हुक्म तो टाल सकता है क्या? वो मुस्कुराया और झुका मायरा के गाल पर प्यार करते हुए रूह का हाथ थाम कर जाने लगा। लेकिन रूह के हाथ पैर पूरी तरह से कांप रहे थे। वो सब कुछ जानता था। अब उसके साथ क्या करेगा? कहीं उसे भी इस आदमी की तरह उससे अगर वो कुछ भी नहीं सोच पाई थी। मार्केट से लेकर घर तक का सफर रूह के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सफर था।